7.75। चलिए हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो पहले मैं आपको इसकी बेसिक बता देता हूँ, और मैं इसको स्लाइड से ही एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि मैंने आपके साथ वीडियो शेयर की हुई है। तो जो यहाँ प्रॉब्लम होगी, सबसे पहले आपने जेनेटिक एल्गोरिथम में क्या करना होता है उस चीज को समझ लीजिएगा। इसके 5 स्टेप्स हैं, और ये जो 5 स्टेप्स हैं, इन 5 स्टेप्स के अंदर आपने क्या करना है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। तो साथ साथ रहिएगा कि कोई भी कंफ्यूजन होगी तो फिर हम उसको रन टाइम पे ही डिस्कस कर लेंगे कि भाई किस तरह से उसको खत्म करना है। ये देखिएगा, सबसे पहला स्टेप क्या होता है जेनेटिक एल्गोरिथम का, कि देखें सबसे पहले आपके दिमाग में क्या बात है कि आप लोकल सर्च के अंदर हैं। कभी भी आपके माइंड से ये बात नहीं निकलनी चाहिए कि आप लोकल सर्च पढ़ रहे हैं, और लोकल सर्च की जो बेसिक प्रॉपर्टीज हैं वो क्या है, कि आपके लिए पाथ इंपॉर्टेंट नहीं है, आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, और आपने सिर्फ फाइनल कॉन्फ़िगरेशन आपके दिमाग में। ये बात क्लियर है सबको कि पाथ इंपॉर्टेंट नहीं है आपकी। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है बेटा, सबसे पहला स्टेप होता है पॉपुलेशन को इनिशियलाइज करना। मैं एआई पढ़ रहा हूँ, आज मैं 9th क्लास के अंदर हूँ, तो मुझे ये बात क्लियरली पता है बेटा कि जो मेरी प्रॉब्लम होती है उसको समझना भी मेरी जिम्मेदारी होती है। जो मेरी प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को समझना भी मेरी जिम्मेदारी है। उसमें जो भी छुपी हुई चीजें हैं या जो भी दिखी हुई चीजें हैं उस सबको मुझे खुद ही समझना है। कोई मुझे आके बताएगा नहीं। ये पहला स्टेप मेरा यही है कि जो प्रॉब्लम मुझे गिवन है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट योर एग्जाम, मैं एक जर्नली बात कर रहा हूँ कि जो आपकी प्रॉब्लम है उसको समझना भी आपकी जिम्मेदारी है। क्लाइंट बैठ के आपको नहीं समझाएगा कि बेटा क्या करना है, आपने खुद समझना है। या आपकी प्रॉब्लम आपको नहीं बताएगी आके, आपने खुद ढूंढना उसके अंदर कि इस प्रॉब्लम के अंदर क्या चीज अच्छी है, क्या चीज बुरी है, कैसे ये आंसर तक लेके जा सकती है और कैसे ये आंसर तक नहीं लेके जा सकती। तो सबसे पहला स्टेप क्या है, प्रॉब्लम समझने के बाद उस प्रॉब्लम के जो जो पॉसिबल आंसर हैं, हो सकते हैं, उन्हें आपने सपोज कर लेना है। क्या मतलब है इसका, मैं आपको आसान सी एग्जांपल से समझाता हूँ। जो जो आपकी प्रॉब्लम के पॉसिबल आंसर हो सकते हैं आप उसको सपोज कर लें। फर्ज करें मैं आपको एक इक्वेशन दे रहा हूँ, वो इक्वेशन क्या है, ये देखिएगा। फर्ज करें मैंने इक्वेशन दी आपको, लाइक एक्स वाई क्यूब प्लस 2y स्क्वायर माइनस 3x की पावर 6 माइनस 22 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये इक्वेशन मैंने आपको दे दी। ठीक है, अब मैं आपसे ये कहता हूं कि भाई इस इक्वेशन में एक अननोन, दो अननोन है, लेकिन मेरे पास सिर्फ एक ही इक्वेशन है और मुझे आप x और y की वैल्यूज बता दें। सही है, मेरे पास एक इस इक्वेशन के अंदर दो अननोन है लेकिन इक्वेशन एक ही है, तो मुझे काइंडली आप x और y की वैल्यू बता दें। सही है, अब सवाल ये आता है कि इसमें पॉसिबल आंसर क्या है, x और y। ऐसा ही है, इसमें पॉसिबल आंसर क्या होगा, x और y। अब हमारा पहला स्टेप क्या है, हमारे सवाल का पहला स्टेप ये है कि आपने पॉपुलेशन को इनिशियलाइज कर लेना है। मैं आपको कोई क्वेश्चन समझा नहीं रहा क्लियरली, मैं सिर्फ आपको स्टेप बता रहा हूँ। तो अभी आपके दिमाग में ये नहीं है कि सर हम जो है वो क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करेंगे और इस तरीके से। अभी हम सिर्फ एग्जाम्पल में जो स्टेप यूज होंगे हम उनको समझने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी एग्जाम्पल में जो स्टेप यूज होंगे हम उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। हम ये नहीं समझ रहे कि अभी एक एग्जाम्पल कैसे होती है, एग्जाम्पल के सिर्फ स्टेप समझ रहे हैं। तो ये जो 5 चीजें हैं मैं आपको एक एग्जाम्पल पे समझा रहा हूँ, फिर इन 5 स्टेप्स को मिला के एक प्रॉपर एग्जाम्पल समझाऊंगा। इज इट क्लियर?
इज इट क्लियर? ठीक है, अब आ जाए वापस। तो देखिए, आपने कहा कि सर मुझे पता है कि सर आपके जो पॉसिबल जो आपको आंसर चाहिए वो एक्स वाई। तो पॉपुलेशन इनिशियलाइज करने का मतलब क्या है कि एक्स और वाई के कुछ आंसर सपोज कर लें। मतलब क्या है इसका, ये देखिएगा, ये देखें, मैंने कहा भाई मेरा आंसर जो है वो एक्स है, तो मैंने कहा भाई एक्स और वाई के आंसर ऐसे सपोज कर लो कि एक्स और वाई को ऐसे लिख दिया कि ये वो एक्स और वाई हैं कि जिसके बिहाफ पे अगर मैं पुट करूं तो मेरी अजम्पशन ये है कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ जाए। मैंने फर्स्ट किया कि एक्स की वैल्यू 2 हो सकती है, वाई की वैल्यू 3 हो सकती है, एक सपोजिशन की। अब ये कैसे की है मैं आपको थोड़ी देर में समझाऊंगा। फिर मैंने क्या किया, मैंने एक और सपोजिशन की और मैंने कहा सर हो सकता है ये -5 हो और ये 6 हो। मतलब मुझे जो मेरे पॉसिबल आंसर है ना उन्हीं के कुछ सपोज कर लेना है। मुझे नहीं पता इसमें से कौन सा आंसर सही होगा कौन सा गलत होगा, मुझे नहीं पता। मैंने कहा एक और ले लेते हैं, -9 एंड 0। एक और ले लेते हैं 12 एंड -4। इस तरीके से आपने कुछ आंसर सपोज कर लिए। अब जो स्टूडेंट के दिमाग में बात आती है वो ये आती है कि सर ये कितने सपोज करने हैं। बिल्कुल सही सवाल है बच्चों का, ठीक है। सर ये कितने सपोज करने हैं, सर ये कितने सपोज करने हैं? तो इसका जवाब है इट डिपेंड्स अपॉन योर कॉम्प्लेक्सिटी, कि आपकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या कहती है कि आप कितने सपोज कर सकते हैं। 5 करने हैं, 10 करने हैं, 20 करने हैं, जितने ज्यादा सपोज करेंगे उतना ज्यादा आपका सिस्टम कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आप एक सपोज कर लें, आपकी मर्जी है ये। तो मैंने यहाँ पर 5 सपोज कर लिए। ये कहलाती है पॉपुलेशन इनिशियलाइज करना। ये स्टेप क्या कहलाता है, पॉपुलेशन को इनिशियलाइज करना। जो आपका पॉसिबल आंसर हो सकता है, जो आपका पॉसिबल आंसर हो सकता है उसके कुछ सपोजिशन कर लें। आप सबने एनसी पढ़ा हुआ है, न्यूमेरिकल कंप्यूटिंग आप सबने पढ़ा हुआ है। आप सबको पता है कि कोई भी प्रॉब्लम जब आप करते थे तो इनिशियल गैस करते थे ना। वहां से आप क्या करते थे, एक करते थे कि भाई अगर ए और बी है तो 2 कर लिया, अगर बाय सेक्शन में 2 कर लिए, किसी में 1 कर लिया। तो यहां पर भी पॉपुलेशन इनिशियलाइजेशन का मतलब क्या है कि आपने कुछ इनिशियल गैसेस सपोज करने हैं। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? फर्ज करें आप, नहीं, इट्स नॉट अबाउट डाइवर्सिटी। बेसिकली बेटा ये कॉम्प्लेक्सिटी पे चला जाएगा जितने ज्यादा आप सपोज करेंगे। और ये भी नहीं है कि इतना ज्यादा आंसर फैला हो। देखिए ये तो मैंने हाथ से लिखे हैं। आप जब ये इनको सपोजिशन करते हैं तो कोई रैंडम रैंडम वेरिएबल यूज करते हैं, रैंडम फंक्शन यूज करते हैं जो कि आपको खुद लाके देता है आंसर, जो कि आपको खुद लाके देता है आंसर। मैं आपको भी एक एग्जांपल करवाऊंगा तो आपको क्लियर हो जाएगी बात, ठीक है। तो पॉपुलेशन इनिशियलाइज करने का मतलब क्या ये है। अब फिटनेस फंक्शन क्या कहलाता है, आसान अल्फाज में फिटनेस फंक्शन बेटा वो चीज है, अभी मैं आपको सिर्फ इसकी डेफिनेशन बता रहा हूँ, फिर इसको प्रॉपर समझाऊंगा, फिर इन सबको एग्जाम्पल पे समझाऊंगा, ठीक है। तो अभी फिटनेस फंक्शन की डेफिनेशन क्या है कि फिटनेस फंक्शन का मतलब ये होता है कि भाई आपके प्रॉब्लम के अंदर कोई ऐसी चीज जो एक आंसर को दूसरे आंसर से डिफरेंशिएट कर सके। आसान सी डेफिनेशन बता रहा हूँ, आपकी प्रॉब्लम के अंदर कोई ऐसी चीज जो आपके एक आंसर को दूसरे आंसर से डिफरेंशिएट कर सके। आपकी प्रॉब्लम के अंदर कोई ऐसी चीज जो आपके एक आंसर को दूसरे आंसर से डिफरेंशिएट कर सके। लाइक जैसे कि 8 टाइल बदल में भाई एक आंसर दूसरे से डिफरेंशिएट होता था तो क्या तरीका होता था, सर हम लोग मिसफिलेंस टाइल कैलकुलेट कर लिया करते थे। ऐसा ही है सर। 8 एन क्वीन बदल प्रॉब्लम में सर वो हम क्वीन अटैक देख लिया करते थे। सर मैपिंग प्रॉब्लम में सर हम स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस देख लिया करते थे। ऐसा ही है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हर प्रॉब्लम के लिए फिटनेस फंक्शन हमें खुद निकालना है। जी, अब हमें बताइए इस प्रॉब्लम के अंदर जो आपकी स्क्रीन पे लिखी हुई है क्या फिटनेस फंक्शन हो सकता है कि 2 3 ज्यादा बेहतर है या -5 6, कैसे पता चल सकता है कि 2 3 ज्यादा बेहतर है या -5 6? हमें पता है दोनों ही हमारे आंसर नहीं है, हमने दोनों सपोज किए हैं, लेकिन ज्यादा बेहतर कौन है कोई बता, कोई तरीका हो सकता है इस प्रॉब्लम के अंदर? कोई भी ऐसा चीज जो एक आंसर को दूसरे पे डिफरेंशिएट कर सके वो कहलाती है फिटनेस फंक्शन। इस प्रॉब्लम के अंदर आपके ख्याल से फिटनेस फंक्शन क्या होगा? जी बिल्कुल, आप ये वैल्यूज पुट करें
और ये वाले लेफ्ट हैंड साइड जितना ज्यादा जीरो से करीब आ रहा हो उतना ज्यादा बेहतर है। ऐसा ही है। हुसैन की बात समझ में आई? आप बारी बारी ये तमाम वैल्यूज पुट करें। जब मैं 2 3 को पुट करूंगा तो कोई नंबर आएगा यहाँ पर। ऐसा ही है। फर्स्ट करें वो नंबर आ गया 12। फर्स्ट कर लें 2 3 को पुट किया तो 12 आ गया। तो मैंने कहा 2 3 पे जो फिटनेस फंक्शन की वैल्यू आ रही है वो 12 आ रही है। अगेन सपोजिशन है, कुछ भी आ सकता है। मैं अभी कैलकुलेशन के पीछे नहीं जा रहा, मैं सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ। फर्स्ट करें आपने 2 3 पुट किया तो आपका आंसर आ गया 12। आपने -5 6 पुट किया तो आपका आंसर आ गया, फर्स्ट कर लें -5। तो कौन ज्यादा जीरो से करीब है, -5 या 12? जीरो से करीब कौन सा, -5 या 12? बिल्कुल ठीक है। तो इन दोनों में बेहतर कौन सा हो गया, ये वाला सेकंड वाला आंसर। तो हम हर प्रॉब्लम में जो आपने ये चीजें सपोज की हैं ये खिलाती हैं, ये जो पॉपुलेशन आपने इनिशियलाइज करवाई है ये कहलाती है क्रोमोसोम्स। क्या कहलाते हैं, क्रोमोसोम्स, क्योंकि हम बायोलॉजिकल इंस्पिरेशन से पढ़ रहे हैं। तो ये कहलाते हैं क्रोमोसोम्स। क्या कहलाते हैं, क्रोमोसोम्स। ये क्रोमोसोम्स कहलाते हैं, ठीक है। ये कहलाते हैं क्रोमोसोम्स। पीछे वाली स्लाइड पे अगर हम जाएं, ये देखें, ये कहलाते हैं क्रोमोसोम्स। आपके क्रोमोसोम्स किसी भी नेचर के हो सकते हैं, इट डिपेंड्स अपॉन योर प्रॉब्लम। अभी जब मैं आपको बताऊंगा पॉपुलेशन इनिशियलाइजेशन के क्या क्या तरीके हैं तो आपकी समझ में आ जाएगा। लेकिन ये पूरे कहलाते हैं एक पॉपुलेशन, दूसरी पॉपुलेशन, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं। हाँ, सिंगल वैल्यू जीन होती है और फिर उसके अंदर जो वैल्यू लिखी होती है वैल्यू होती है। इतनी मुश्किल चीज नहीं है ये, मैंने इसलिए स्किप कर दी। बस आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि ये 2 3 एक क्रोमोसोम दे, 5 6 एक क्रोमोसोम दे, 1 8 एक क्रोमोसोम दे, -9 0 चौथा, पांचवा, इस तरीके से डिफरेंट क्रोमोसोम्स आपने इनिशियलाइज करने। तो फिटनेस फंक्शन समझ में आ गया कि फिटनेस फंक्शन डिपेंडिंग अपॉन योर प्रॉब्लम, कि आपकी प्रॉब्लम बताएगी कि आपका फिटनेस फंक्शन क्या है। ना मैं बताऊंगा ना आप बताएंगे, आपकी प्रॉब्लम डिसाइड करेगी कि आपका फिटनेस फंक्शन क्या हो सकता है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ठीक है। अच्छा जी, अब ये क्रॉस ओवर म्यूटेशन फॉर द टाइम बिंग आप ये समझ लें कि सर ये जो क्रॉस ओवर म्यूटेशन है ये वो मेथड है जिसके जरिए जिसके जरिए आप जिसके जरिए आप इन आंसर से नए आंसर बना सकते हैं। अभी मैं इनको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन फॉर द टाइम बिंग आप ये समझ लें कि सर ये क्रॉस ओवर और म्यूटेशन दो मेथड हैं जिसके जरिए नए चाइल्ड जनरेट होते हैं। मतलब ये पेरेंट्स बन जाएंगे, इन पेरेंट्स की मदद से नए चाइल्ड जनरेट होंगे, ये कहलाएंगे क्रॉस ओवर और म्यूटेशन के मेथड्स। ये डिफरेंट मेथड हैं, क्रॉस ओवर में भी 6 7 हैं, 4 5 हैं, म्यूटेशन के अंदर भी 4 5 हैं, ठीक है। तो अभी जब हम इसको एक्सप्लेन करेंगे तो समझ में आ जाएगी ये बात। फिलहाल फॉर द टाइम बिंग आप ये समझ लीजिए कि क्रॉस ओवर और म्यूटेशन क्या है, कि ये वो मेथड है जिसके जरिए आप अपने चाइल्ड्स को बढ़ा सकते हैं, बना सकते हैं। क्लियर क्लियर हो गई ये बात? अब आ जाए सर्वाइवर सिलेक्शन। फर्स्ट करिए 5 थे। हाँ बिल्कुल, वो अलग अलग मेथड है हर इस, वो क्रॉस ओवर में अलग है, म्यूटेशन में अलग है। कब क्रॉस ओवर लगाना है, कब म्यूटेशन लगाना है, ये मैं आपको भी क्लियर करता हूँ, ठीक है। जो आपने वीडियो में पढ़ा है वो आगे की बात है। अब आ जाए वापस। अब फर्स्ट करिए आपने क्रॉस ओवर म्यूटेशन लगा के, सिर्फ सपोजिशन कर रहा हूं मैं। फर्स्ट करिए आपने क्रॉस ओवर म्यूटेशन लगा के कुछ चाइल्ड जनरेट कर दिए, ठीक है। लाइक मैं लिख देता हूँ 6 7 8 9 10। ये भी इसी तरह के नंबर होंगे कि भाई फर्स्ट करें ये कुछ बन गया 13 15, इस तरीके से डिफरेंट बन गया। मैं सब नहीं लिख रहा, ठीक है। आई होप कि आपको ये पॉइंट समझ में आ रहा है कि भाई आप ये डिफरेंट चाइल्ड जनरेट कर रहे हैं, सही है। तो कितने चाइल्ड जनरेट करने, दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट। फर्स्ट करें हमने 5 की मदद से 5 चाइल्ड और जनरेट कर दिए क्रॉस ओवर म्यूटेशन लगा के। अब ये कितने हो गए टोटल, कितने हो गए टोटल, 10। ये कितने हो गए टोटल, कितने हो गए टोटल जी, ये कितने हो गए टोटल, 10 हो गए। तो 5 पुराने थे, 5 आपने नए बनाए। अब अगर इसमें से कोई आंसर है तो उसकी फिटनेस फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही होगी, अगर इसमें से कोई आंसर है तो उसके फिटनेस फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही होगी,
उसके फिटनेस फंक्शन की वैल्यू आ रही होगी 0। अगर इसमें से कोई आंसर है तो उसके फिटनेस फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही होगी? 0 आ रही होगी। ऐसा ही है। फर्ज कर लें कि इसमें से कोई भी आंसर नहीं है, और सपोज कर लीजिए कि आपने ये जो 5 बनाए थे, ये 5 इनकी मदद से बनाए थे। अब सर्वाइवर सिलेक्शन ये कहता है कि आपका लूप जो शुरू हुआ था वो पॉपुलेशन इनिशियलाइज जो आपने की थी, कितनों से की थी? कितनों से की थी पॉपुलेशन इनिशियलाइज? 5 से। तो सर्वाइवर सिलेक्शन ये कहता है कि इन 10 में से आपने 5 रखने, 5 को डिलीट कर देना, 5 वो रखने जो बेहतर हो। क्लियर हो रही है बात? 5 वो रखने हैं जो आपको लगता है कि बेहतर हो। पॉइंट समझ में आ रहा है ये? तो 10 को दोबारा से 5 पे लेके जाना है, और 5 में से 5 वो होने चाहिए जो बेहतर हो। तो सर्वाइवर सिलेक्शन के भी दो तरीके हैं। एक तरीका कहलाता है एज बेस, एज बेस, और एक कहलाता है फिटनेस बेस। ये मैं आपको भी थोड़ी देर में एक्सप्लेन करूंगा, जब मैं इसकी प्रॉपर प्रॉपर डेफिनेशन पे आता हूं तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कि व्हाट इज एज बेस एंड व्हाट इज फिटनेस बेस। ठीक है, दो मेथड हैं सर्वाइवर सिलेक्शन के, एक होता है एज बेस, एक और होता है फिटनेस बेस। तो ये दोनों यूज कर सकते हैं, लेकिन यूजुअली हम करते हैं फिटनेस बेस, कि फिटनेस के ब्याफ पे डिसाइड करते हैं कि कौन सी चीज हमें सिस्टम में रखनी है और कौन सी चीज सिस्टम में नहीं रखनी। एज बेस क्या होता है अभी एक्सप्लेन करता हूँ थोड़ी देर में, ठीक है? फिर दोबारा से ये स्टेप करते हैं। हो गए 5 हो गए, दोबारा इन 5 की फिटनेस कैलकुलेट की, उन 5 की मदद से और बेहतर दोबारा से 5 जनरेट किए क्रॉस ओवर म्यूटेशन से, फिर दोबारा 10 हो गए, फिर देखा कोई आंसर या नहीं है, फिर सर्वाइवर सिलेक्शन। अजम्पशन क्या है कि चूंकि आप 5 बेहतर लेके चल रहे हैं आगे, तो उनसे जो चाइल्ड जनरेट हो रहे होंगे उनके अंदर उनकी प्रॉपर्टीज कुछ ना कुछ मौजूद होंगी। इज इट क्लियर? अजम्पशन ये है, ये पॉइंट, ये जो क्रॉस ओवर म्यूटेशन है ये अजम्पशन है कि चूंकि यहाँ पर 5 बेहतर लोग मौजूद हैं, बेहतरीन लोग मौजूद हैं आपके सिस्टम में। बेहतरीन क्यों है? वैल्यूज के हिसाब से। तो उनसे जो चाइल्ड जनरेट होंगे वो भी बेहतर होंगे। अजम्पशन है ये जरूरी नहीं है कि हमेशा ऐसा हो, ये जरूरी नहीं है हमेशा ऐसा हो, लेकिन अजम्पशन यही है कि भाई वो बेहतर होंगे। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? और फिर जब तक हमें आंसर नहीं मिलता हम ये काम करते रहते हैं, जब तक हमें आंसर नहीं मिलता हम ये काम करते रहते हैं, और अगर आंसर मिल जाए तो रुक जाते हैं, अदरवाइज अगर आंसर ना मिले तब एक सर्टेन नंबर ऑफ आइटरेशन के बाद रुक जाते हैं। 3 तरीके हैं टर्मिनेशन के, एक तो आंसर मिल जाए तो रुक जाओ, एक तो ये है कि आपको आंसर मिल जाए तो आप रुक जाओ, दूसरी चीज ये है कि अगर आंसर नहीं मिल रहा और एक सर्टेन नंबर ऑफ आइटरेशन आपको अचीव हो गई हैं तो आप रुक जाइए, क्योंकि भाई आपको आंसर नहीं मिल रहा, इसका मतलब है आप दोबारा से पॉपुलेशन को इनिशियलाइज करें, क्वेश्चन को दोबारा शुरू करें। और तीसरी चीज ये क्या है, आपके आंसर में इंप्रूवमेंट नहीं आ रही, आपके आंसर के अंदर इंप्रूवमेंट नहीं आ रही, तब भी आप क्वेश्चन को रोक सकते हैं और क्या करें, दोबारा से पॉपुलेशन को इनिशियलाइज करें। आपके दिमाग में ये बात है कि लोकल सर्च है, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि पाथ क्या है, कहाँ से शुरू किया, इंपॉर्टेंट क्या है, फाइनल आंसर। तो अगर आप मुझे इस इक्वेशन का एक्स और वाई बोल दें कि सर ये एक्स और वाई, तो मैं ये नहीं पूछूंगा आपके पास कहाँ से आया। सही है? मुझे बस एक्स और वाई से कंसर्न है जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर सके। जो लोग मशीन लर्निंग वगैरह पढ़ते हैं या जिन्होंने कोई प्रोजेक्ट वगैरह बनाया हो कभी, उनको अंदाजा है कि पैरामीटर्स की वैल्यूज फाइंड आउट करने में कितनी प्रॉब्लम होती है वहाँ पर। सही है? तो आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। सही है? अब मैं सारी चीज़ें आपको एक एक करके डिटेल में समझा रहा हूँ, फिर हम एक एग्जाम्पल कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। तो देखें, सबसे पहली चीज जो होती है वो होती है पॉपुलेशन इनिशियलाइज करना। पॉपुलेशन इनिशियलाइज करने के अलग अलग मेथड हैं डिपेंडिंग अपॉन योर प्रॉब्लम। आपकी प्रॉब्लम ये कहती है कि भाई आपने 3 तो 5 10 10 बिट का 10 बिट के मतलब 5 बिट के दो नंबर सपोज करना है, ये 5 और ये 5। तो अगेन वो कहता है बाइनरी में सपोज करना है, तो आपकी प्रॉब्लम जो इनिशियलाइज करेगी आपकी पॉपुलेशन को वो बाइनरी में करेगी। जरूरी नहीं है कि आप हमेशा क्या करें, जो मैंने अभी इंटीजर वैल्यूज लिखी थी इंटीजर वैल्यूज लिखी, हो सकता है आपकी प्रॉब्लम की जो अजम्पशन हो वो बाइनरी में हो। क्लियर हो रही है बात? हो सकता है आपकी प्रॉब्लम की अजम्पशन हो कि नंबर जो आप सपोज करेंगे वो 2 से लेके 0 से लेके 15 के दरमियान में, और बाइनरी में करेंगे। फर्ज करें आपकी प्रॉब्लम की अजम्पशन है कि आपको जो नंबर सपोज करना है वो 0 से लेके 31 के दरमियान में होना चाहिए, 0 से लेके 31, और बाइनरी में होना चाहिए। तो 0 से 31 आपको पता है 31 को रिप्रेजेंट करने के लिए 5 बिट चाहिए, ऐसा ही है। 31 को रिप्रेजेंट करने के लिए कितनी बिट चाहिए? 5। तो देखें पहली बिट आपने सपोज की 5, ये देखें यहाँ तक 5 हो गई, ये 5 लिखा हुआ, 00101, 101 क्या होता है 5। दूसरी आपके पास क्या है 1101, 1 2 4 8 16, 16 8 24 25, ये 25 लिखा हुआ है। ठीक है, ये 25 लिखा हुआ है, ये 5 लिखा हुआ है।
तो अगेन आपकी प्रॉब्लम पे डिपेंड करता है, सिर्फ आपको यहाँ आइडिया ये दिया जा रहा है कि पॉपुलेशन इनिशियलाइज बाइनरी में भी हो सकती है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्लियर? दूसरा तरीका क्या है, बाइनरी के बाद आपके पास मौजूद है रियल वैल्यूड। रियल वैल्यूड क्या होती है कि भाई कोई भी नंबर हो सकता है, सही है। अब यहाँ ये आपको ना 3 3 6 10 दिखाई नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है हर जगह पे 10 ही इंडेक्स होंगे। जैसे अभी हमने प्रॉब्लम ली थी उसमें कितनी थी, 2। अभी हमने प्रॉब्लम ली थी उसमें कितने थे, 2। तो हो सकता है 2 हो सकता है 4 हो सकता है 10 हो। तो जरूरी नहीं है कि आपके दिमाग में ये बात हो कि सर इंडेक्स 10 ही होंगे, और ना आपके दिमाग में ये बात होनी चाहिए कि सर पॉपुलेशन इनिशियलाइज करते हुए हमेशा 5 ही लेंगे। आप 10 लोग भी इनिशियलाइज कर सकते हैं, आप 6 लोग भी इनिशियलाइज कर सकते हैं। जाहिर सी बात है जब हम हाथ से काम कर रहे होते हैं तो कॉपी में काम करते हुए हम कम से कम इनिशियलाइज करवाते हैं स्टूडेंट से, लेकिन जब आप कोडिंग कर रहे होते हैं तो कोडिंग में आप अच्छा खासा नंबर ले सकते हैं इनिशियलाइज करते हुए। इज इट क्लियर? एक और असम्पशन है वो ये हो सकती है कि इंटीजर, और इंटीजर के अंदर भी आपसे बोला जाए कि भाई एक सर्टेन नंबर है वो रिपीट हो रहा है। जैसे फर्ज करें आपसे पूछा गया कि भाई आप डिस्टेंस बता दें नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट की फॉर्म में, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, इसका मतलब है नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट की फॉर्म में आप अपने घर से निकलें और आप बता दें कि भाई एक जगह से दूसरी जगह जाने का डिस्टेंस, ये डायरेक्शन अगर हम फॉलो करें तो शॉर्टेस्ट पड़ेगा, ये डायरेक्शन अगर हम फॉलो करें तो शॉर्टेस्ट पड़ेगा। और 4 तरह की डायरेक्शन है, तो हमने चारों तरह की डायरेक्शन को क्या नाम दे दिया, 1 2 3 4। नॉर्थ को 1 कह दिया, साउथ को 2 कह दिया, ईस्ट को 3 कह दिया और वेस्ट को क्या कह दिया, 4। अब यहाँ पर इसका और उन्होंने ये बोला कि 10 डायरेक्शन बतानी है, तो इसका मतलब है नंबर रिपीट हो सकता है। देखें 1 2 3 4 3 2 4 1 2 1, इसका मतलब है नॉर्थ आप 2 दफा भी जा सकते हैं, नॉर्थ से नॉर्थ, नॉर्थ से ईस्ट जा सकते हैं, तो डिपेंडिंग अपॉन योर प्रॉब्लम। पॉइंट समझ में आ रहा है? लेकिन इन 4 के अलावा 5वां कोई नंबर नहीं आएगा। क्लियर हो रही है बात? मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, ये प्रॉब्लम पे डिपेंड करता है, प्रॉब्लम देखेंगे तो फिर डिसाइड करेंगे। देखेंगे ये परमुटेशन, ये कोई एक्सप्लेन कर सकता है किस चीज की एग्जाम्पल है ये? कोई रिपीट ना हो, ये 8 टाइल पजल की एग्जाम्पल लग रही है ना। 8 टाइल पजल में कोई भी टाइल जो आप प्लेस कर सकते हैं दोबारा रिपीट नहीं होता है, सही है ना? बिल्कुल, ये 8 टाइल पजल की एग्जाम्पल है, जरूरी नहीं 9 0 तो लिखा हुआ है 10 तक ले आने के लिए, लेकिन 8 टाइल पजल की एग्जाम्पल परमुटेशन की है कि जो आपने एक दफा लिख दिया वो दोबारा रिपीट नहीं होगा। तो ये भी एक तरीका हो सकता है परमुटेशन रिप्रेजेंटेशन पॉपुलेशन को इनिशियलाइज करने का। इज इट क्लियर? फिर आप रैंडम भी इनिशियलाइजेशन कर सकते हैं, रैंडम नंबर, रैंडम कोई फंक्शन कॉल कर लें और उसके जरिए रैंडमली इनिशियलाइज कर लें। चलें आगे बढ़ते हैं। तो पॉपुलेशन इनिशियलाइज के बाद सेकंड स्टेप क्या होता है, फिटनेस फंक्शन। फिटनेस फंक्शन क्या होता है मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, और इतना ही है वो, मतलब वो तो प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम डिपेंड करता है। आपको भी ये बात पता है कि फिटनेस फंक्शन कोई ऐसी मुश्किल चीज़ नहीं है, आपने इसको ह्यूरिस्टिक के नाम से पढ़ लिया है। वो चीज़ जो आपकी हेल्प कर रही हो एक चीज़ को दूसरे पे डिफ्रेंशिएट करने के लिए, वो क्या कहलाता है, फिटनेस फंक्शन। फिटनेस फंक्शन की नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है। आसान अल्फाज में डेफिनेशन क्या है, द फिटनेस फंक्शन सिंपली डिफाइंड इज अ फंक्शन व्हिच टेक्स अ कैंडिडेट सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम एज इनपुट। कैंडिडेट सॉल्यूशन प्रॉब्लम को इनपुट ले लेता है एंड प्रोड्यूसेस एज आउटपुट हाउ फिट और हाउ गुड द सॉल्यूशन इज विद रिस्पेक्ट टू द प्रॉब्लम इज कंसिडरेशन। मतलब वो कितना अच्छा है आपकी प्रॉब्लम के लिए या कितना फिट है। ठीक है, आपने स्टैट्स पढ़ी होगी, आप फिटनेस का टेस्ट होता है उसके अंदर, ठीक है, गुडनेस का टेस्ट होता है शायद, पता नहीं वहां तक पहुंचे नहीं पहुंचते नहीं पहुंचते। ठीक है, तो ये एक फिटनेस फंक्शन है। अब जो मैं आपको समझा रहा हूँ ये क्रॉसओवर है, इसको सुकून से सुन लीजिएगा। सबसे आसान चीज है ये, लेकिन जब तक इसको देखेंगे नहीं तो शायद ये मुश्किल लगती है। क्रॉसओवर का मतलब ये है कि इसके काफी मेथड हैं। देखें ये 1 पॉइंट क्रॉसओवर कहलाता है। ये जो लेफ्ट हैंड साइड पे ग्रीन और ब्लू से लिखा हुआ है, ये सपोज कर लीजिए ये आपके वो 2 आंसर हैं जो कि बेहतर हैं। याद है ना आपको, पॉपुलेशन इनिशियलाइज किया आपने और फिटनेस फंक्शन निकाल लिया। जब आपने फिटनेस फंक्शन निकाला तो आपको पता चला भाई 5 में से 2 ये जो थे सबसे बेहतर थे। ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि हमेशा आप 2 बेहतर पे लगाएं, ये जरूरी नहीं है कि आप हमेशा 2 बेहतर पे लगाएं।
मतलब टॉप 3 भी चूज कर सकते हैं, टॉप 4 भी चूज कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन योर प्रॉब्लम। लेकिन हम ये फर्ज कर रहे हैं कि सपोज कर लीजिए ये दो जो थे सबसे बेहतर थे, तो 1 पॉइंट क्रॉस ओवर ये कहता है, जो कि स्क्रीन पे आपके दिख रहा है। अब यहां से स्टूडेंट के दिमाग में 2-3 चीजें आती हैं जो कि बिल्कुल सही हैं। एक चीज ये आती है कि सर 1 पॉइंट क्रॉस ओवर का मतलब ये है कि एक पॉइंट से कट करना है, बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन सर क्या ये जरूरी है कि सेंटर से कट करना है? जी बिल्कुल ऐसा जरूरी नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि आपने सेंटर से कट करना है। तो सर कहीं से भी कट कर सकते हैं, बिल्कुल कहीं से भी कट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सेंटर से कट करेंगे तो ज्यादा चांसेस हैं कि देखें ये बेहतर था, ये बेहतर था, सुन रहे हैं ना सब लोग? ये बेहतर था, ये बेहतर था, लेकिन ये भी आंसर नहीं है, ये भी आंसर नहीं है, ये भी आंसर नहीं है, और ये भी आंसर नहीं है। तो हम ये सपोज कर रहे हैं कि जब इसको और इसको मिलाएंगे तो हो सकता है वो चीज ज्यादा बेहतर हो जाए। तो 1 पॉइंट क्रॉस ओवर ये कहता है किसी भी एक पॉइंट से कट करके इन दोनों को इस तरह से मिला दें, देखें इसको इसके साथ और इसको इसके साथ। क्लियर? ये 1 पॉइंट क्रॉस ओवर है। अब ये आपके दिमाग में ये नहीं आ जाना चाहिए कि सर 1 पॉइंट क्रॉस ओवर हर तरह की प्रॉब्लम में लग जाता है। मेरी बात गौर से सुनिएगा प्लीज। 1 पॉइंट क्रॉस ओवर हर तरह की प्रॉब्लम में नहीं लग सकता, लेकिन 1 पॉइंट क्रॉस ओवर होता क्या है वो समझा रहा हूं मैं आपको। ये परमुटेशन वाली प्रॉब्लम में नहीं लग सकता, क्रॉस ओवर परमुटेशन वाली प्रॉब्लम में नहीं लग सकता। तो अभी किसी के दिमाग में अगर ये बात आ जाए कि सर ये जो है क्रॉस ओवर ये वो, अभी छोड़ दें। अभी जब मैं सिर्फ ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि क्रॉस ओवर होता क्या है और उसकी टाइप्स कौन कौन सी हैं, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि कहाँ लगाना है कहाँ नहीं लगाना, मैं आपको बताऊंगा। अभी सिर्फ आप स्टेप समझ लें। फिर एक आता है मल्टी पॉइंट। मल्टी पॉइंट भी नाम से समझ में आ रहा है आपके, ठीक है? एक से ज्यादा जगह से कट कर सकते हैं आप, आपकी मर्जी है। 2 कट लगाएं, 3 कट लगा दें, इस तरह से मर्ज कर लें। इज इट क्लियर? ठीक है, देख के समझ में आ रहा है ये? अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। आ जाए यूनिफॉर्म क्रॉसओवर। ये यूनिफॉर्म क्रॉसओवर एक बहुत ही अच्छा क्रॉसओवर है, क्योंकि इसमें आपकी मर्जी होती है किसी को भी किसी के साथ शामिल कर दें। मतलब सिंपल सी लॉजिक है कि आप चाहें तो रैंडम पूरा ना किसी को भी किसी के साथ शामिल कर दें, लेकिन इंडेक्स वाइज इंडेक्स की पोजीशन चेंज नहीं करते आप। ये देखें, ये 0 और 5 था, मैंने कॉइन टॉस किया, मैंने कहा अगर हेड आया तो 0 इसके अंदर, अगर टेल आया तो 0 इसके अंदर, अगर टेल आया तो 0 इसके अंदर, हेड आया तो इसके अंदर। तो आ गया हेड, तो 0 इसके अंदर आ गया। अब चूंकि 0 इसके अंदर आ गया है तो 5 जो है वो डेफिनेटली इसमें जाएगा। क्लियर? फिर मैंने 1 और 8 पर सिलेक्शन की, एक क्वाइन टॉस किया 1 और 8 पे। मैंने कहा अगर हेड आया तो 1 इसमें, और अगर टेल आया तो 1 उसमें। तो देखें हेड आ गया। तो ये बिल्कुल रैंडम होता है, ये यूनिफॉर्म कहलाता है। इस यूनिफॉर्म में आपकी सिलेक्शन में मर्जी होती है। हम कोई रैंडम नंबर का फंक्शन कॉल कर लेते हैं फॉर एवरी इंडेक्स। फॉर एवरी इंडेक्स हम एक रैंडम नंबर का फंक्शन कॉल कर लेते हैं, और वो क्या करता है, वो ये कहता है कि भाई अगर रैंडम नंबर में रेंज ये हो तो आप इसको इसमें शामिल कर देना। अगर ये इसमें शामिल हो गया है, ये इसमें शामिल हो गया है, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो नंबर है वो उसमें शामिल हो जाएगा। तो टोटल रैंडम होता है। क्लियर हो रही है बात? ये पोजीशन वाइज सिलेक्शन होती है। ऐसा नहीं है कि 5 को उठा के कहीं भी रख दिया, नहीं, होगा इसी इंडेक्स पे, लेकिन ये इसमें आएगा, ये इसमें आएगा, क्या होगा, ये रैंडमली होगा। क्लियर? बाकी लोग सुन रहे हैं? अच्छा, ये एक और है डेविस ऑर्डर, ये मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जल्दी से समझ लीजिएगा। ये कहलाता है डेविस ऑर्डर। ये डेविस ऑर्डर कहलाता है, ये डेविस ने डिजाइन किया था। ये थोड़ा सा लेंदी है। एक काम करते हैं, ये ऐसा ही रीडिंग असाइनमेंट लेते हैं आप, क्योंकि ये स्लाइड में भी मौजूद है। मैंने जो स्लाइड कह रहा हूँ, जो मैंने वीडियो अपलोड की उसमें भी मौजूद है। तो रीडिंग असाइनमेंट है ये, इसको मार्क कर लें अपने पास, उस वीडियो के अंदर मौजूद है, वहां से देख लीजिएगा। इसमें टाइम लग जाएगा फुजूल में 5-10 मिनट, ठीक है? इसको लिख लें अपने पास, ये रीडिंग असाइनमेंट है।
मैं चाह रहा हूँ ये जेनेटिक एल्गोरिथम की जो ब्रीफिंग है पूरी खत्म हो जाए ब्रेक से पहले, ताकि ब्रेक के बाद हम एग्जाम्पल कर लें। ठीक है, आगे बढ़ रहा हूँ मैं। ये डेविस ऑर्डर है ये वाला, ये डेविस ऑर्डर है ये। ठीक है, ये डेविस ऑर्डर है ये। अच्छा जी, अब कुछ जगहों पे क्रॉसओवर नहीं लग सकता, क्योंकि क्रॉसओवर क्या कर रहा है, क्रॉसओवर दो चीजों को मिक्स कर रहा है। जब क्रॉसओवर दो चीजों को मिक्स कर रहा है तो इट माइट बी पॉसिबल मिक्स करते हुए क्या हो कि फर्ज करें आपने आपकी प्रॉब्लम में परमुटेशन है, फर्ज कर लें आपकी प्रॉब्लम में परमुटेशन है। ठीक है, परमुटेशन क्या कहता है, कोई भी नंबर रिपीट ना हो। लेकिन जब आप दो प्रॉब्लम को मिक्स करेंगे, जब आप दो प्रॉब्लम को मिक्स करेंगे तो इट माइट बी पॉसिबल कोई नंबर रिपीट, जैसे इसमें देखें 2 जगह 3 जगह 5 आ गया। पॉइंट समझ में आ रहा है मेरा? ये देखें, मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये दूसरा चाइल्ड है 1 5 7 3 8 9 2 4 6। ठीक है, ये देखें ये दूसरा चाइल्ड है। जब मैं इसमें लाइन ड्रॉ करूंगा, फर्स्ट करें मैंने यहाँ 1 पॉइंट लगाया, तो जो नए चाइल्ड बनेंगे वो क्या बनेंगे, ये देखें, ये बनेगा 1 2 3 4, और नीचे से क्या आ जाएगा 8 9 2 4 6। देख रहे हैं आप? और ऊपर वाला क्या आ जाएगा 1 5 7 3, और ऊपर से आ जाएगा 5 6 7 8 9। ये देखिएगा, तो ये अगर आप गौर से देखें तो अगर ये परमुटेशन है, देखें ये परमुटेशन था, ये जो मेरे पास चाइल्ड थे परमुटेशन थे, इसमें भी कोई रिपीट नहीं हो रहा था, इसमें भी कोई रिपीट नहीं हो रहा था। लेकिन जो इन्होंने चाइल्ड बना के दिए हैं, देखिए उसमें 4 यहाँ पर भी रिपीट हो रहा है, और 4 यहाँ पर भी रिपीट हो रहा है, इसमें 7 यहाँ पर रिपीट हो रहा है, 7 यहाँ पर रिपीट हो रहा है, 5 यहाँ पर रिपीट हो रहा है, 5 यहाँ पर रिपीट हो रहा है, 2 यहाँ पर रिपीट हो रहा है, 2 यहाँ पर रिपीट हो रहा है। तो इसका मतलब है परमुटेशन वाली प्रॉब्लम में क्रॉस ओवर नहीं लग सकता। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? सही है। और इसके अलावा भी एक चीज है, वो मैं आपको जब एग्जाम्पल करवाऊंगा तो बताऊंगा कि क्रॉसओवर कहीं नहीं लग सकता। तो इसलिए हम फिलहाल अभी क्या देख रहे हैं, म्यूटेशन देख रहे हैं। म्यूटेशन क्या है? म्यूटेशन में आसान सी चीज है, बिट फ्लिप म्यूटेशन क्या होती है? बिट फ्लिप में होता है कोई भी बिट पकड़े और उसको फ्लिप कर दें। कोई सी भी रैंडम बिट पकड़े, आपकी मर्जी है। ठीक है, सीक्वेंस से पकड़ने के पहले इसको पिक किया, 0 से 1 कर दिया, इन्होंने इस वक्त इसको पिक किया, ये 1 थी, इसको क्या कर दिया 0 कर दिया, फ्लिप कर दें। क्योंकि आप फ्लिप करेंगे तो नंबर चेंज हो जाएगा। देखें पहले क्या लिखा हुआ था 0 0 1 0, अगर मैं यहां तक पढ़ूं तो ये क्या है 0 0 1 0। 0 0 1 0 क्या होता है, क्या होता है 3। 0 0 1 0 क्या होता है, सॉरी 3 होता है, क्या होता है 6। 0 0 1 0 क्या होता है 6। जब आपने फ्लिप किया तो क्या बन गया 4। देख रहे हैं आप, नंबर चेंज हो गया। अगर मैं यहां तक बात करूं, यहां तक, तो ये नंबर पहले क्या लिखा हुआ था, बाइनरी को डिजिटल में कन्वर्ट करें तो क्या आ गया 6, तो ये अब क्या बन गया 4 बन गया। देख रहे हैं आप, इस तरीके से बिट फ्लिप पे आपसे आपकी वैल्यू चेंज हो सकती है। तो माइट भी पॉसिबल अगर आपका आंसर स्टक हुआ हुआ हो तो बेहतर हो जाए। बिट फ्लिप कहलाता है। म्यूटेशन का दूसरी टाइप क्या है, स्वैप म्यूटेशन। स्वैप म्यूटेशन क्या कहती है कि किसी भी दो इंडेक्स को पकड़ें और आपस में स्वैप कर दें। इज इट क्लियर? किसी भी दो इंडेक्स को पिक कीजिए और आपस में क्या कर दीजिए, स्वैप कर दीजिए। ठीक है, किसी भी दो को। ये टोटल ना रैंडम होता है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, सर इन दोनों को क्यों पिक किया, इन दोनों को क्यों नहीं पिक किया, आपकी मर्जी है। ये बात कोई नहीं पूछे मुझसे कि सर हमारी मर्जी क्यों है, क्योंकि ये जेनेटिक एल्गोरिथम है, सर्च है, ये पाथ इंपॉर्टेंट है। इसके लिए पाथ इंपॉर्टेंट नहीं है, सॉरी, फाइनल कॉन्फ़िगरेशन इंपॉर्टेंट है। सही है, तो इसके लिए सिर्फ फाइनल कॉन्फ़िगरेशन इंपॉर्टेंट होती है। आगे बढ़ते हैं। ये कहलाता है स्क्रैम्बल म्यूटेशन। स्क्रैम्बल, आपको पता है कि आपने गेम खेले होंगे जिसमें वर्ड अनस्क्रैम्बल हुए होते थे, आपको करना होता था उसको। तो देखें, कोई भी एक रेंज पिक करें और उसको पूरा रेंडमली चेंज कर दें। हमने ये रेंज पिक की, अब हमारी मर्जी है, कोई सी भी रेंज पिक कर सकते हैं। हमने ये रेंज पिक की 2 3 4 5 6, इसको पूरा जिस तरीके से चाह रैंडम करके लिख दिया। ये कहलाता है स्क्रैम्बल म्यूटेशन। इज इट क्लियर? हमें सिर्फ क्या करना है, हमें आंसर में से चेंजेस करके नया आंसर बनाना है। तो हमारे दिमाग में ये पॉइंट है कि क्रॉसओवर म्यूटेशन क्या है, कि हमें अपने आंसर में चेंजेस करके नया आंसर बनाना है। तो वो किसी भी तरीके से बना लो। सही है, सही है। हमें अपने आंसर में चेंजेस करके नया आंसर बनाना है। आगे बढ़ते हैं। इन्वर्जन। इन्वर्जन भी स्क्रैम्बल की तरह है, लेकिन बिल्कुल अपोजिट करना है। ये देखें, आपने रेंज पिक की, बिल्कुल रिवर्स ऑर्डर में लिख दें।
बिल्कुल रिवर्स ऑर्डर में लिख दें। सही है, सही है ना ये बात? अच्छा, जब ये चाइल्ड आप जनरेट कर दें तो फिर आखिरी स्टेप आ जाता है, सेकंड लास्ट स्टेप, सर्वाइवर सिलेक्शन। ये दो तरीके के होते हैं, एक कहलाता है एज बेस, एक कहलाता है फिटनेस बेस। एज बेस क्या होता है? लेट मी क्लियर। फर्ज करें मैं मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, नेट पे प्रैक्टिस कर रहा हूँ। एज बेस में क्या होता है कि नेट पे प्रैक्टिस करते हुए, क्रिकेट खेलते हुए, अगर कोई मुझे आउट नहीं कर पा रहा या पहली बॉल पे आउट कर दे, तब भी मैं बैटिंग करता रहूंगा, क्योंकि मुझे मेरे कोच ने कहा है कि तुम 1 घंटे तक बैटिंग करो। अब उस 1 घंटे में मैं बहुत अच्छा भी खेल रहा हूँ या बहुत बुरा खेल रहा हूँ, 1 घंटे तक मैं बैटिंग करता रहूंगा, ये कहलाएगी एज बेस। कोई मुझे मेरी जगह से नहीं हिला सकता जब तक मेरी एक सर्टेन एज ना हो जाए। प्रॉब्लम के अंदर देखें कैसे, इसमें फिटनेस मैटर नहीं करती, आइट्रेशन मैटर करती है। ये जैसे ये फर्ज करें, ये आपका एक क्रोमोसोम है, ये दूसरा क्रोमोसोम है, ये तीसरा, हाँ ये तीसरा क्रोमोसोम है। ये पहला वाला क्रोमोसोम 6 दफा आइट्रेशन में शामिल हो चुका है। मतलब क्या है कि ये 6 दफा लोगों को जनरेट कर चुका है, ये 8 दफा कर चुका है, ये 5 दफा, ये 10 दफा, ये 2 दफा, ये 3, 9, 2, 5, 4। ये इनकी फिटनेस है। लेकिन हम फिटनेस को कंसीडर नहीं करते एज बेस में। हम ये कहते हैं कि जब नया बंदा सिस्टम में शामिल करना हो तो जो सबसे पुराने उनको निकाल दो। मतलब फर्ज करें मेरी क्लास में 50 लोग बैठे हुए और एक नया स्टूडेंट आता है, उसको मुझे क्लास में इंसर्ट करना है। मैं क्या करूंगा, मैं ये नहीं देखूंगा कि किसके टेस्ट में नंबर अच्छे आए या किसके टेस्ट में बुरे नंबर आए। मैं कहूंगा जो सबसे पुराना स्टूडेंट बैठा हुआ है क्लास से निकल जाए। क्लियर हो रही है बात? एज बेस में फिटनेस मैटर नहीं करती। हो सकता है जिस स्टूडेंट को मैं निकाल रहा हूँ उसकी 4 GPA हो, लेकिन चूंकि वो क्लास में सबसे पुराना बैठा हुआ है, तो एज बेस में क्या होता है कि हम सबसे सीनियर को निकाल देते हैं। इज इट क्लियर? यहाँ 2 शामिल कर रहे हैं, तो यहाँ से 2 को निकाल दिया। देखिए, एक 10 वाले को निकाल दिया, एक 9 वाले को। अब ये जो नए शामिल हुए इनकी एज क्या हो गई? 0, क्योंकि अभी तक किसी आइट्रेशन में शामिल नहीं हुए। अब नेक्स्ट टाइम कौन निकलेगा? ये 9 निकल जाएगा यहाँ से, और ये 7 निकल जाएगा यहाँ से, क्योंकि ये 10 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब एक आखिरी आ जाता है फिटनेस बेस। फिटनेस बेस में क्या होता है बेटा? फिटनेस में आपकी फिटनेस मैटर करती है, ठीक है? अब कम है ज्यादा है वो तो आप पे डिपेंड करता है कि आपके लिए कम फिटनेस अच्छी है, ज्यादा फिटनेस अच्छी है। क्रिकेट मैच की बात कर लेते हैं। एक क्रिकेटर खेल रहा है, आउट हो गया, बाहर आ जाओ, पहली गेंद पे आउट हो जाए। टेस्ट मैच खेल रहा है, विराट कोहली, पहली बॉल पे आउट हो गया, बाहर आ जाओ भाई, आउट हो गया। या 3 दिन तक खेलता रहे, चूंकि 3 दिन तक खेल रहा है, चूंकि फिटनेस मैटर करती है, तो आप उसको बाहर ही निकाल सकते हैं। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो फिटनेस है, उसकी फिटनेस क्या है कि उसकी परफॉर्मेंस, वो आउट नहीं हो रहा। पॉइंट समझ में आ रहा है? क्लास में क्या एग्जाम्पल होगी, एक स्टूडेंट आता है, उसको इंसर्ट करना है, मैं बोलूंगा भाई सबसे कम जीपीए किसकी है, वो बाहर चला जाए। सही है? बस इस तरीके से। तो ये कहलाता है फिटनेस बेस। आखिरी पॉइंट समझ लीजिए, सर्वाइवर सिलेक्शन 3 तरह के होते हैं, जो खत्म 2 तरह के होते हैं, खत्म हो गए। अब टर्मिनेशन का क्राइटेरिया क्या है कि सबसे पहली चीज क्या है कि जब आपको आपका आंसर मिल जाए तो रुक जाए, ये वाला पॉइंट। जब आपको आपका आंसर मिल जाए तो आप रुक जाएं, या अगर आपको आपका आंसर नहीं मिल रहा और एक सर्टेन नंबर ऑफ आइट्रेशन आपने पिक कर लिए तो रुक जाएं। और सबसे आखिरी चीज क्या है कि जब आपके आंसर में इंप्रूवमेंट ना हो रही हो तो रुक जाए। तो तीनों तरीके से आप रुक सकते हैं। क्लियर? अच्छा जी भाई, अब जो है ब्रेक है, 2:20 पे आप लोग वापस आ रहे हैं, लेकिन आप लोग यहीं मौजूद रहेंगे और आप लोगों ने ये वाली वीडियो देखनी है। कौन सी? थर्ड वाली, जो मैंने पोस्ट की है फेसबुक पे, वो देख के आनी है आपने, क्योंकि ये देखेंगे नहीं तो पॉइंट समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ मैं पेस्ट कर रहा हूँ, जल्दी से इसको कॉपी कर लें, बल्कि छोड़ें, फेसबुक पे पोस्ट है, ठीक है? वहां से आप इसको पिक कर लीजिए। एग्जाम्पल वाली, लाइन फिटिंग वाली, जनरल एल्गोरिथम एग्जाम्पल लाइन फिटिंग, 2:20 पे वापस आ रहे हैं हम लोग। ठीक है? अल्लाह हाफिज। ये देख के आनी है, ये लाजमी देख के आनी है, क्योंकि ये एग्जाम्पल मैं नहीं करवाऊंगा, इसके बाद दूसरी एग्जाम्पल करवाऊंगा। अल्लाह हाफिज।